जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भाई सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में बच्चों। और बच्चों आज हम हिंदी का कक्षा 10 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं भाई। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चुनिंदा प्रश्न हैं बिल्कुल, जो भविष्य में हमारी परीक्षा में 2025 में आएंगे और 100% आएंगे भाई। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। उससे पहले जो अपना चैनल है जीएसएम हिंदी पॉइंट भाई, सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यार शेयर का कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो भाई शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारी वीडियो देखने के लिए मिले। किसी बच्चे का भाई भविष्य सुधरे, अच्छी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई सभी बच्चे शेयर करेंगे हमारी वीडियो को, लाइक करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे। और भाई और भी मित्रों से कहें कि सब्सक्राइब करें क्लास को, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। और भाई क्लास देखिए, निर्देश है, कुछ ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं रहा, फिर भी मैं पढ़े देता हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट क्या है, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है भाई। 3 घंटे 15 मिनट हैं मित्रों, 3 घंटे 15 मिनट पेपर हल करने के लिए भी, ठीक है। ए और ब क्या है, 2 भागों में हमारा पेपर 2 खंडों में विभाजित है। ए के जो हैं वो कितने प्रश्न हैं, 20 होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। और हम ध्यान से देखेंगे भाई, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, खंड ए को बाद में करते हैं, जबकि खंड ए को हमें पहले करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बच्चों? क्योंकि वो 1-1 नंबर का होता है भाई, और 1-1 नंबर यार हमारा पक्का होता है, छूट ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, खंड ए के 20 क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो 20 नंबर तो हमारे पक्के होंगे भाई, हमें 70 तक पहुँचना ना भाई, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले खंड ए के करने हैं, फिर खंड ब के, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा निर्देश पढ़ूंगा वीडियो को शुरू करने से पहले। 15 मिनट परीक्षार्थियों के लिए क्या प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड ए और ब विभाजित हैं। और भाई एक चीज़ और है, प्रश्न पत्र के खंड ए में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें विकल्प चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले वॉल पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें, ठीक है। इसमें गोला भरने के लिए आएंगे 20 प्रश्नों का। ऐसा नहीं है कि आप उसमें टिक लगा देंगे पेपर में, आपका जो है काम हो गया, नहीं। या आप नोटबुक में लिखेंगे, जब तक कि आप OMR शीट पर नीले या काले वॉल पॉइंट से गोले को पूर्ण नहीं करोगे भाई, जब तक एक भी नंबर नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो शुरू के 20 नंबर हमें कहाँ करने हैं, OMR शीट पर नीले या काले वॉल पॉइंट पेन से जो क्या करना है, गोल कर देना, उसे रंग देना है, ठीक है बेटा। खंड में क्या है, एक प्रश्न 1 अंक का है, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित हैं, ठीक है बेटा। बहुविकल्पीय प्रश्न में अब देखिए पहला प्रश्न, देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। कौन से लेखक हो सकते हैं भाई? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, या शुक्लोत्तर युग के? तो आंसर इसका भारतेंदु युग के। प्रश्न नंबर 1 का क्या सही हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो मैं रचना दे रहा हूँ ये अक्सर हमेशा जो है एग्ज़ाम में आए हैं भाई, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। तो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा उपन्यास, ठीक है बेटा। हाँ, उपन्यास हो जाएगा भाई, मैं निशान भी लगा देता हूँ। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, तो इसके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है बेटा, मुंशी प्रेमचंद। द 4 क्वेश्चन, कलम का सिपाही। आज का जो बाल को प्रैक्टिस सेट है, नहीं आप लास्ट तक देखना, एक एक प्रश्न वो चुनिंदा है जो परीक्षाओं में आपसे नहीं, कम से कम 20 साल से लगातार आ रहा, ठीक है। कलम का सिपाही संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, या आत्मकथा है? तो भाई ये हो जाएगा जीवनी, कलम का सिपाही। शायद मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखी गई है, तो कलम का सिपाही ये अमृत राय ने लिखी है, ठीक है। हाँ, 5वां प्रश्न है हमारा, लहरों के राजहंस के लेखक भी कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, या राजेंद्र प्रसाद? तो 5वें प्रश्न पर हो जाएंगे भाई मोहन राकेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोहन राकेश ने वालों को एक इंटर में एक कहानी भी मिलेगी आपको पढ़ने को, परमात्मा का कुत्ता, ठीक है। तो अब 6ठा प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कवि हैं, उपन्यास हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं? तो भाई आलोचक हैं, आलोचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी।
7वां प्रश्न, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के बंधु लेखक हैं अमरकांत, ए, या बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या सी जयशंकर प्रसाद, या डी फिर निराला। तो 7 का क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 7 नंबर पक्के हो चुके हैं भाई आपके। 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेला आंचल अधिकतर आता है बच्चों। मेला आंचल के रचनाकार कौन है भाई, मेला आंचल के मोहन राकेश हैं, फणीश्वर, ठीक है, फणिकर नाथ रेणु है, प्रेमचंद है, जयशंकर भाई। ये मेला की जगह मौला लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने गोल कर दिया, इसमें मेला है। मेला आंचल के रचनाकार मोहन राकेश, फणीश्वर रेणु, या प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद। तो भाई 8 का क्या हो जाएगा हमारे, फणीश्वर नाथ रेणु। 9वां प्रश्न है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं भाई। केशवदास तो रीतिबद्ध हैं या रीति सिद्ध हैं या रीति मुक्त हैं या प्रयोगवादी हैं। तो भाई ये तो रीतिबद्ध होंगे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका रचना प्रश्न नंबर 10 भाई केशवदास की है, बिहारी लाल की है, घनानंद की है, या भूषण की है। कहीं कहीं बच्चों गलती ये हो जाती है कि यहाँ तुलसीदास आ जाए तो आधे बच्चे उसे तुलसीदास भी लिख देते हैं, जबकि रामचंद्र, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में ज़्यादा लिखा है ना। तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, केशवदास जी। 10 का ए। करुण रस का स्थायी भाव क्या भाई, रति नहीं हो सकता, रति तो श्रृंगार रस का है। ठीक है, और शोक हास निर्वेद, तो शोक हो जाएगा भाई करुण रस का स्थायी भाव। 12वां प्रश्न, ओढ़े सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप भरो प्रभात। भाई मनो आएगा, जिसमें मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था कि जहाँ मनो मनु जनो जनो ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। 13वां प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई। 3 होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो 4 होते हैं भाई रोला में। अधिकरण शब्द में प्रयुक्त भाई उपसर्ग क्या है। देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं बच्चों, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट भी है भाई। और उससे पहले भाई हमारा चैनल GSM हिंदी पॉइंट साथियों है, ठीक है, लाइक करेंगे भाई, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। तो इसका हो जाएगा भाई अधि जो है उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 15 पे। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भाई, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होता है। तो भाई 2 होते हैं। 15 सही हो जाएगा। 15 का ए। तिरंगा में कौन सा समास है भाई, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। ठीक है बेटा, स्क्रीन पर क्या आ जाता है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय तत्पुरुष। तो भाई तिरंगा है, तिर का मतलब क्या है, 3 संख्यावाची है साथियों बंधुओं। तो द्विगु समास हो जाएगा भाई। ठीक है, संख्यावाची क्या होता है, द्विगु समास। 17वां वाला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की कौन सी संधि है भाई, प्रत्येक शब्द की। ठीक है, तो दीर्घ नहीं होगी भाई, हाँ यण संधि हो जाएगी, वृद्धि भी नहीं होगी, गुण भी नहीं होगी, यण संधि इसकी करेक्ट होगी। खीर का तत्सम क्या है भाई, खीर का तत्सम क्या होगा, क्षीर होगा या क्षीर होगा, छीण होगा भाई। छीण माने तो कमजोर हो जाता है, खीन भी नहीं होगा, ये बी करेक्ट हो जाएगा, क्षीर तत्सम। अब देखिए ये क्या है भाई, नदय शब्द का वचन 19वें वाले प्रश्न में नदय शब्द का वचन विभक्ति क्या है। तो भाई नदय शब्द की यदि हम विभक्ति रो लिखेंगे तो इसमें चतुर्थी तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, चतुर्थी तो शब्द हो जाएंगे और द्विवचन विभक्ति हो जाएगी भाई। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओह सॉरी, डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। 20वां प्रश्न, हसिष्ठय धातु का वचन एवं पुरुष क्या है भाई, हसिष्ठय। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष, सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रश्न से इस प्रकार बच्चों आपके 20 प्रश्न सही हुए भाई, और 20 के 20 नंबर आपके जो है खाते में हैं। अब हमारा 21वां प्रश्न शुरू होगा और खंड ब शुरू हो जाता है। ठीक है, अब 1-1 नंबर के नहीं है, अब हमें कोई जो है गोले में नहीं रखना, अब हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण भी समानता में वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के
वे लक्ष्मण और मृद्धत स्वभाव के दोनों भाइयों में। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, पहली बात तो ये है कि ये पाठ जो हमारा है मित्रता पाठ से लिया गया भाई, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक होंगे। और इसमें लेखक क्या बताता है, इसमें लेखक बताता है कि मित्र जो है जरूरी नहीं कि दो मित्रों का स्वभाव समान हो। कभी कभी एक मित्र जो है तीव्र बुद्धि का होगा, एक मंद बुद्धि का होगा, उनमें भी आपस में मित्रता हो सकती है। कभी कभी एक मित्र शांत स्वभाव का होता है, एक मित्र कैसा होता है वो थोड़ा क्रोध स्वभाव का होता है, लेकिन वो भी मित्र होते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं कि मित्र बाहर के लोग होते हैं, भाई भाई भी मित्र होते हैं। भाई राम और लक्ष्मण भी एक मित्र भी हैं। लक्ष्मण कैसे हैं, उग्र स्वभाव के हैं। जब परशुराम जी ने आकर के कहा ना कि तुमने इस धनुष को क्यों उठाया, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं यार धनुष की बात कर रहे हो, हमने तो बहुत धनुइयाँ उठाई हैं। तो परशुराम जी फिर अपने फरसे को उठाते हैं, लेकिन राम कहते हैं प्रभु बच्चा है, माफ़ कर दीजिए। तो परशुराम जी का गुस्सा शांत हो जाता। फिर वो परशुराम जी कहते हैं कुछ भी बात हो, तुम्हें जो है शिव जी का धनुष नहीं उठाना चाहिए। तो उसने कि क्यों शिव जी के धनुष की बात कह रहे हो, हम तो उस कैलाश पर्वत को कच्चे घड़े की तरह फोड़ देंगे जो जिस पे भगवान शिव रहते हैं। उन्होंने कहा देखा तुम्हारा भाई फिर टेढ़ी बात करता, राम फिर हाथ जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे कि कर्ण है, कर्ण बहुत घमंडी स्वभाव का है लेकिन दानी भी है, लेकिन दुर्योधन बहुत उद्दंडी स्वभाव का है, और दोनों में मित्रता। तो मित्रता किसी में हो सकती है भाई, समान आचरण वाली बात नहीं है। ये लिखा हुआ है इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है, वांछनीय नहीं है कि दोनों का एक ही स्वभाव हो। ठीक है, तो आइए भाई बच्चों अब इसके प्रश्न करते हैं। ठीक है भाई, पहला प्रश्न क्या है, हाँ ये लिखा, अरे कुछ और बचा हुआ भाई। अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदार उदास्य कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी। उन दोनों में भी मित्रता खूब। भाई मैंने अभी पहले आपको एडवांस बता भी दिया कि दुर्योधन कैसा लोभी है और कर्ण कैसा दानी है, लेकिन दोनों में प्रेम है। और लक्ष्मण कैसे हैं, थोड़े उद्दंडी स्वभाव के हैं, लेकिन राम कैसे शांत स्वभाव के, लेकिन भी दोनों में प्रेम। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के मित्रता नामक पाठ से ली गई है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ रेखांकित शब्द में। हाँ वही बात है, रेखांकित अंक का भी यही अर्थ है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जो है जो समान मित्र व्यवहार वाले लोग मित्र नहीं हो सकते, असमान आचरण वाले लोग भी मित्र हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे का हमारा उत्तर ये हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न भाई इस गद्यांश का, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। राम कैसे हैं, शांत स्वभाव के हैं, और लक्ष्मण थोड़े उग्र स्वभाव के, उन्हें नाराज ज़्यादा आता है, गुस्सा क्रोध ज़्यादा आ जाता है। राम को गुस्सा नहीं आता, वे शांत स्वभाव के हैं। दोनों में यही अंतर है। ठीक है, इसे नहीं करोगे तो अथवा में एक छूट और है, दूसरा पाठ दिया गया भाई। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। ठीक है, जो पर्याय भोग के रूप में हमारे सामने आता है, और हमारी सभ्यता ने तो भोग को भी त्याग से निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। भाई श्रुति कहती है, श्रुति का मतलब वेद कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजत्या। समझ लीजिए आप इसका अर्थ, तेन त्यक्तेन भुंजत्या, यानी किसी चीज़ का भोग करो लेकिन त्याग के साथ। ऐसा नहीं हो कि हम आदत पड़ जाए, तेन त्यक्तेन भुंजत्या, किसी वस्तु का हम जो भोग करें लेकिन त्याग के साथ। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व में आती हुई भारतीय संस्कृति से लिया गया ये। ठीक है, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद ने लिखा भारतीय संस्कृति, उस पाठ से लिया गया। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिख देंगे आप। प्रस्तुत गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के किस पाठ से ली गई, भारतीय संस्कृति से ली गई, और इसके लेखक कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का यही अर्थ है बच्चों कि तेन त्यक्तेन भुंजत्या, यानी त्याग करने के साथ हमें भोग करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति के बीच में विरोध होता है, समाज का समाज के बीच में, ठीक है, देश का देश के बीच में, और जो ये विरोध है इसे हमें मिटाना चाहिए, यही हमारी नैतिक चेतना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है, बताइए। हमारी नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को, तो भाई जो क्या है उपभोग त्याग को दिया गया। ठीक है, अहिंसा या त्याग है, वही हमारा जो है क्या है, उनको प्रमुख स्थान दिया गया। इस आगे चलेंगे। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है भाई, ये हमारा काव्य संकलन से। अतुलित जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, दिवाकर का मतलब सूर्य, जिसके अतुलित प्रभाव का क्या है भाई, ठीक है, जिन घूम घूम कर देख चुका जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निशाकर का मतलब क्या, चंद्रमा,
जो जो रात्रि का राजा है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका हूँ नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, जो रण की गर्जना है, ठीक है, उनको मैं कई बार देख चुका हूँ। तो भाई ये पाठ से लिया गया आपके स्वदेश प्रेम से। और इसमें बताते हैं जो स्वदेश प्रेम है, हमारे देश का जो प्रेम है, हमारे देश के नागरिकों का या हमारा जो अपने देश के प्रति प्रेम है, उसको घूम घूम कर मैंने देख लिया है। और उसको ये जो है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, प्रत्येक जो है उसका गवाह कौन है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य हैं, चंद्रमा है, नभ के तारे हैं, इनके बारे में जो बच्चे बता चुके हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के स्वदेश प्रेम से लिया गया। और वे इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा भाई। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश पे चलेंगे, एक बार फिर बैक करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, देख चुके हैं जिनका वैभव, जिन देशभक्तों का अपने देश के प्रति प्रेम को, या आकाश के तारे, अगणित बार जो है आसमान, जिनके विजय रण की गर्जना को सुन चुका है, ठीक है। अनेक बार हमारे देशभक्तों ने अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक बार जो है रण घोर गर्जना की है, अगणित बार वो लड़े हैं अपने देश के लिए, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। तीसरा देखिए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, मैं एक बार फिर नीचे देखता हूँ, फिर मैं दोहराता हूँ, देखता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ, सबसे पहले क्या है, ऊपर देखिए, अतुलित जिसके प्रताप का, प्रताप शब्द आया, वीर रस का भाव है भाई, ठीक है, प्रताप में। नीचे देखिए, जिनका विजय घोष रण गर्जन, तो इसका मतलब लड़ाई की बात है भाई साथियों। तुरंत पहचान लेंगे बच्चों हम कि ये भाई हमारा वीर रस है, ठीक है, वीर रस होगा भाई। हमारे देशभक्तों ने बहुत लड़ाई लड़ी है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। तीनों प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाएंगे हम किस पे, सूरदास के पद पे। ऊधो मोय ब्रज विसरत नहीं, उद्धव जी, देखिए उद्धव जब बच्चों निराकार भगवान की जो है भक्ति को लेकर के आए हैं कृष्ण के पास, कि आप जो है, आपको गोकुलवासी पति ने क्यों ईश्वर मानते हैं, आप ईश्वर नहीं हैं और निराकार भगवान हैं, तो वो कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, हे उद्धव जी, मैं ब्रज की याद को भुला नहीं सकता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वो वृंदावन के वन उपवन सघन कुंज की छाई, और जो कुंज गलियाँ थीं, ठीक है। प्रात समय माता यशोमती अरुनंद देख सुख पावत, जो प्रातः होते ही मैं यशोदा माता के और नंद बाबा के दर्शन पा करके सुख प्राप्त होता था, वो यहाँ नहीं होता। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावत, माता यशोदा क्या करती थी, माखन रोटी सजा करके दही रख करके और मुझे अपने साथ खवाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात, सिरात का मतलब बीत जाता था, गोपियों के ग्वाल वालों के साथ हंसते खेलते पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात, सूरदास जी कह रहे हैं कि वो धन्य है, वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनका जदुतात का मतलब कृष्ण जैसा जो हितैषी हो। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए भाई। प्रस्तुत क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद, वो काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं भाई। नीचे सूरदास जी का नाम भी दिया है, ठीक है, सूरदास से लिया गया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे भाई। दूसरा प्रश्न होगा, उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है भाई। वो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भाई। रेखांकित अंश को एक बार फिर आएंगे। वो कह रहे हैं कन्हैया कि हे उद्धव जी, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाया और प्रात समय जो माता यशोदा मुझे प्रेम करती थे या मैं उन्हें देख करके सुख पाता था, उन यादों को मैं भुला नहीं सकता, ठीक है। रेखांकित शब्द का ये अर्थ हो जाएगा बेटा। उससे अब तीसरे प्रश्न पर चलेंगे हम। उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन है, तो किस समय का वर्णन है भाई, जब उद्धव जी जो है कृष्ण भगवान को समझा रहे हैं, तो अपने मित्र उद्धव से रोते हुए कह रहे हैं कि उद्धव मोह ब्रज विसरत नहीं, वियोग श्रृंगार रस भी है भाई इसमें, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आ जाते हैं हम संस्कृत परिचायिका से लिया गया भाई पाठ, ठीक है। यम नगरी विविध धर्माणा संग्रम स्थली, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। ये नगरी जो है कहाँ से लिया गया भैया, ये हमारा वाराणसी से लिया गया है, ठीक है। यम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, संगम कहते हैं जहाँ कई नदियाँ एक जगह मिलती हैं। ये जो नगरी है हमारे अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी और तुलसीदास, अन्य च बह महात्मा अत्रागत है, अन्य बहुत सारे महात्मा आए, सुयान विचारण प्रसारण है, और उन्होंने अपने विचारों का प्रसारण किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्म, ना उन्होंने केवल
दर्शन शास्त्र साहित्य धर्म में अपितु कला क्षेत्र में एवं नगरी विविधाना कल्पना। ये नगरी जो है केवल बच्चों दर्शन साहित्य और धर्म में नहीं है, बल्कि कला क्षेत्र में भी ये नगरी विविध कलाना अनेक प्रकार के शिल्प एवं कृत्य लोके विश्रुता। ठीक है, अनेक प्रकार के शिल्प कलाओं में भी ये संसार में क्या है, विख्यात है। अत्रता यहाँ की कौशे साटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पंदते, देश देश के हर कोने में मंगाई जाती हैं। यहाँ की कहाँ की कहते बोले भाई वाराणसी साड़ी है, तो वाराणसी की जो साड़ियाँ जो है देश देश के सर्वत्र कोनों में मांगी जाती है। ठीक है, कहाँ से लिया गया बेटा ये, अपनी संस्कृत परिचयिका के वाराणसी से। दूसरा देखेंगे भाई ऐसा कर्म वीरणा संस्कृति कुर्बना कर्माणी जीवेश से समय। भाई ये तो बिल्कुल आपका जो भारतीय संस्कृति से लिया गया संस्कृत परिचायिका के। ऐसा कर्म वीरणा संस्कृति, ये जो संस्कृति है कैसी है, कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्बना कर्माणी जीवेश समा इति। ठीक है, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं इस संस्कृति में। ठीक है, कुर्बन्नेम कर्माणी जिजीविष समा, यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा। अस्य उद्घोष, यही इसका उद्घोष है भारतीय संस्कृति का। पूर्व कर्म तन्नन्ते फलम इति अस्माकं संस्कृति नियम। पूर्व कर्म यानी पूर्व जन्म के फलों को हम यहाँ भोगते हैं। इति अस्माकं संस्कृति नियम, ये इस संस्कृति का नियम है। इदानी या वयम राष्ट्रम नवनिर्माणम संलग्ना, इसमें इसी प्रकार हम अपने राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न रहते हैं। स्व निरंतरम कर्म करना अस्माकं मुख्यम कर्तव्य, इसलिए हमारा निरंतर कर्म करना ही मुख्य कर्तव्य होता है। निजस्य भ्रमस्य फलम भोगम, हम अपने श्रम के फल को भोगते हैं। ठीक है, अनस्य श्रमण से शोषणम सर्वथा वर्जितम, और दूसरों के श्रम के फल को भोगना वर्जित है। भाई दूसरा मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत की कमाई को खाना क्या है, वर्जित है। हम अपनी मेहनत की कमाई को खाते हैं। यदि वयम विपरीत आचरण, यदि हम इसके विपरीत आचरण करेंगे, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तब हम सत्य में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो भारतीय संस्कृति से लिया गया भाई, उससे ऊपर देखेंगे। ये भी इसमें श्लोक हैं, देखिए मैंने ये पाठ पढ़ाया भी है बच्चों आपको। ठीक है, वीडियो भी डाली थी। तो ये बच्चों ये हमारा जीवन सूत्राणी से लिया गया भाई, जीवन सूत्राणी। ठीक है, और जीवन सूत्राणी क्या है, जीवन सूत्राणी है कि जहाँ यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई तेरे भाइयों की तरह तेरी हालत हो जाएगी यदि तूने पानी पिया और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आता। युधिष्ठिर पूछते हैं, बोले पूछो आपके क्या प्रश्न है। तो कहते हैं किसविद गुरुत्रम भूमे, ठीक है, पृथ्वी से भारी कौन है, किसविद उच्चतम चखात खात कहते हैं हम आसमान के लिए, आसमान से ऊंचा कौन है, किसविद शीघ्रतम वातात, और हवा से तेज क्या चलता है, किसविद बहुतम तृणात, तिनकों से हल्का क्या है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं माता गुरुत्रा भूमे, माता पृथ्वी से भारी है, खाता है पित्तोत्रा, और आसमान से ऊंचा कौन है, पिता है भाई, हमारा पालन पोषण करता है उस माता का भी। मन शीघ्रतम वातात, और मन जो है वो वातात का मतलब हवा से भी शीघ्र चलता, तेज चलता। चिंता बहुत तृणात, और चिंता क्या होती है, तिनके से भी हल्की होती है। बिल्कुल सही मैंने समझाया था एक वीडियो में आपको, चिंता और चिता में कितना अंतर है बच्चों। चिता जो है वो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता क्या भाई जीवित व्यक्ति को जला देती है। चिंता खतरनाक होती है चिता से, जब चिता पे जलता है व्यक्ति तो उसे दुख नहीं होता, लेकिन चिंता में जलता है तो उसे बहुत सारा दुख होता है। तो भाई चिंता से बच के रहें, बेफिक्र होकर अपनी परीक्षा दें, आपके 70 में 70 होने, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, या आपके चैनल GSM हिंदी पॉइंट का वादा है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। देखिए दूसरा श्लोक है बालको आपका, हत्वा प्राप्त स्वर्ग जीतवा भोक्ष से महिमा। बिल्कुल वीर वीरेण पूछते हैं, जब पुरु को बंदी बनाया था कृष्ण लक्षेंद्र ने, सिकंदर ने, तब वो कहता तुमने हमारी गीता का संदेश नहीं सुना। तो वो कहता तुम गीता संदेश क्या, तुम्हारा गीता का संदेश क्या है। तो वो कहता ये हमारी गीता का संदेश है, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में अर्जुन को, ठीक है, अर्जुन जब कहने लगते हैं ना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा केशव, तब भगवान श्री मधुसूदन कहते हैं कि तू युद्ध क्यों नहीं करेगा। हतवा प्राप्त स्वर्ग है, यदि तुम मारे गए तो मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। जीतवा भोक्ष से महिमम, और हे अर्जुन यदि तुम उस युद्ध को जीत के मारे नहीं गए तो बहुत सारी पृथ्वी के राजा बनोगे, निराशी निर्मूम भूतवा।
ठीक है। निराशाओं को त्याग करके उठो, युद्धस्य विगतज्वरा, और युद्ध के लिए निश्चय कर लो, ठीक है। ऐसी पूर्व बताता है सिकंदर से कि हम यदि युद्ध करते हुए मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीत गए तो हम तुम्हारे राज्य को छीन लेंगे, ठीक है। ये हमारी गीता का एक बार मैं फिर पढ़ा देता हूँ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः, यदि मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा। हे पार्थ, जीत्वा भोक्ष्यसि महीमम, और यदि हम जीत गए तो बहुत बड़ी पृथ्वी के मालिक होंगे। निराशि निर्मुक्त भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा, निराशाओं को त्याग करके हे पार्थ युद्ध के लिए निश्चय कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये आपके दोनों श्लोक पूरे हो जाएंगे भाई। इससे आगे चलेंगे भाई। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। मैंने बताया था आपके कि अलग अलग मंडलों में अलग अलग खंड काव्य हैं। अपना मुक्ति यज्ञ नहीं होगा, मातृभूमि के लिए होगा हाई स्कूल में भाई, ठीक है। मुक्ति यज्ञ है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, और भाई यहाँ मातृ जय सुभाष है। मातृभूमि के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद है। काशी में एक वीर अखबार उठा के पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते वह बालक आंखों में आंसू भरता था। प्रकृति की गोद में रहते थे हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। तो मातृभूमि के जो खंड काव्य है भाई ये हमारे जो है मुरादाबाद मंडल में है। तो हम मुरादाबाद मंडल वालों के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम तो हमारी वीडियो तो पूरी यूपी के लिए है, ठीक है। जौन से मंडल में जौन सा भी खंड काव्य हो आप वहाँ उसे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमारे चंद्रशेखर का याद है हमने वो कर दिया, आपको 0 नंबर मिलेगा, आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने खंड काव्य पर विशेष ध्यान दें, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं मेरे। दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए भाई। मैंने पहले बताया था 3 काव्य संकलन में लगातार ये 4 और 4 या आप गद्य संकलन में याद करेंगे जरूर आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लीजिए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जैसे तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिए हैं, संकेत दिया है। और एक बात का ध्यान देंगे बच्चों, जीवन परिचय लिखेंगे तो आप 3 नंबर मिलेंगे, और यदि आप इनकी रचनाएं भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 नंबर। कोई काटने वाला नहीं है, 5 अंकों का प्रश्न है। 3+2, ठीक है, 3+2। अब देखिए वो तो गद्य संकलन है। अब इसमें देखिए भाई दिए गए कवियों में इसमें क्या है, इसमें जो हमारे कवि हैं उनके गोस्वामी तुलसीदास हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपके याद है तो। नहीं है तो सुमित्रानंद पंत की या महाकवि सूरदास की। तीनों ही जीवनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 प्रश्न नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए भाई। प्रश्न पत्र में जो नहीं आया हो, हम अक्सर गलती कहाँ कर देते हैं, जो प्रश्न पत्र में आता है भाई बंधुओं याद नहीं होता तो हम उसे उतार देते हैं, नहीं मिल सकता 1 भी नंबर आपको, ठीक है। आप याद करके जाएं, कम से कम 5 श्लोक या 4 श्लोक हो सकता है जो आपके याद हों वो प्रश्न पेपर में आ जाएं 2, ठीक है। आप 3 याद करके जाएंगे तो 2 उसमें आ भी गए तो क्या होगा, आप तीसरा तो भाई लिख सकते हैं। और आपके मान लीजिए 2 ही याद होंगे और वो 2 उसमें आ गए तो आप बिल्कुल इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, इसलिए आप 3 श्लोक याद करके जाएँ। प्रश्न नंबर 28 भाई, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत परिचायिका के हैं। पुरुराज के आसित, पुरुराज भी कौन है, पुरुराज एक वीर आसित, वीर है भाई, ठीक है। और वीर केन पूछते, वीर वीरेन पूछते, केन की जगह क्या आ जाएगा, वीर वीरेन पूछते, वीरेन भाई ये दूसरा प्रश्न है, वीरेन, ठीक है। हाँ अच्छा, कुत्र मरणम मंगलम भाई, वाराणसी मरणम मंगलम भवते, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर देशभक्त आसित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने ईजी यार आप लिख सकते हो आंख बंद करके, ठीक है। हाँ बहुत ही आसान है प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर में से किसी एक पर भाई निबंध लिखिए, ठीक है। थोड़ी स्पीड से पढ़ाया है, आप रोक करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत में आतंकवाद भाई, आज इसमें आज के प्रैक्टिस सेट में शायद एप्लीकेशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कहीं मिसप्रिंट हुई है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है, मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण। तो भारत में भाई आतंकवाद कितना है और उसका कारण क्या होगा, उसका निवारण क्या होगा, इसके बारे में लिख सकते हैं। आतंकवाद से तो भाई हमारा देश जूझ रहा, हमारा देश नहीं, हर एक देश के सामने समस्याएं हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो चीन हो,
हर देश में भाई आतंकवाद होता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, लाभ तो भाई मुश्किल ही है, वृद्धि लेकिन हानि बहुत है जनसंख्या से, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, लाभ हो सकता है ना कि बराबर हो, लेकिन हानि ज़्यादा होंगी। जनसंख्या वृद्धि के ऊपर लिख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या तो है ही भाई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी हमारी बढ़ेगी। विज्ञान के चमत्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई रोक नहीं सकता यार। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको बच्चों, जैसे मेरा प्रिय कवि, आपके मान लीजिए किसी कवि की जीवनी याद है, तो इसमें आप जो है कुछ शब्द उस जीवनी के लिख सकते हैं। आपका ये जो वो है बच्चों निबंध पूरा हो जाएगा, क्योंकि कुछ आपका याद का होगा और कुछ आपका जो प्रिय कवि हुआ, यदि ये निबंध आपका आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ जो आपकी जीवनी होती है, जीवनी को आप लिख सकते हो पूरी को यार, और कुछ फालतू बातें और उसमें लिख सकते हो, तो आपका ये जो है निबंध पूरा हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लास में आपकी यहीं समाप्त होती है आपका आज का प्रैक्टिस सेट, लेकिन उससे पहले क्या भाई, ठीक है, थैंक्स है सब बच्चों को। लेकिन उससे पहले आप जो है GSM हिंदी पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। बेल घंटी बजाएंगे आप। थैंक यू।